जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। क्या मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official RWM पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लासों को अच्छी तरीके से देखा होगा, और मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि जितने भी पढ़ने वाले हमारे साथी हैं वो सभी साथी जुड़ जाइए और एक प्रॉपर तरीके से इस क्लास को प्रोत्साहन दीजिए, जिससे आपको बहुत ही अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपको प्रॉपर तरीके से महसूस भी नहीं होगा और क्लास आपकी बेहतरीन होती चली जाएगी। साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्लास आपके लिए जो बच्चे एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी और पुलिस, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उनके लिए जो जीके जीएस हिस्ट्री से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, इस क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी कोशिश करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैं लेके साथ चल रहा हूं। बस आप साथ बने रहिए और अपने सभी साथियों को, भाइयों को, दोस्तों को जोड़िए, जिससे अधिक से अधिक उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था और उसका कंप्लीट पार्ट किया था। आज हमारी जो क्लास है वो 22 डेज की होगी और मैं चाहता हूं कि कोई भी नया भाई है तो पिछली क्लासों को एक बार रिवीजन करते हुए चले। आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो पुष्यभूति वंश है या उसको वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन वंश। दोस्तों, बात करें यदि पुष्यभूति वंश की या वर्धन वंश की, तो इसकी जो संस्थापक हैं, कौन संस्थापक, वो पुष्यभूति थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर। जो पुष्यभूति वंश था और इनकी राजधानी थानेश्वर थी, इनके जो प्रभावशाली शासक हुए उनमें जो सबसे इंपोर्टेंट वो आते हैं प्रभाकर वर्धन। कौन आते हैं? प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन जो है, इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। क्या नाम दोस्तों? यशोमती इनकी पत्नी का नाम था। और जो प्रभाकर वर्धन थे, जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक जो है उपाधियां धारण की थी। दोस्तों साथियों, अगर हम बात करें कि जो पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश, इसमें प्रभावशाली शासक के रूप में जो अस्तित्व में आए वो प्रभाकर वर्धन थे। और प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, इनकी धर्मपत्नी, वो यशोमती थी। यशोमती जो थी दोस्तों, उनसे इन्हें 3 संतान की प्राप्ति हुई थी। कितनी? 3 संतान। 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन जी के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? राजवर्धन और हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था राजश्री। जो राजश्री इनकी पुत्री थी दोस्तों, उसका विवाह मौखरी जो राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे कर दिया गया था, कन्नौज के। ठीक है दोस्तों, और जब इनका राजश्री का विवाह कन्नौज के जो मौखरी राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे कर दिया, तो जो ग्रहवर्मा थे उनकी मृत्यु देवगुप्त ने कर दी। किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की जो है हत्या कर दी और राजश्री को कारागृह में डाल दिया था। इसके पश्चात दोस्तों क्या होता है कि जो इनका बड़ा बेटा था राजवर्धन, कौन? राजवर्धन, उसने जो देवगुप्त था उसको मार डाला। परंतु देवगुप्त का जो मित्र था, जिसका नाम था गौड़ नरेश शशांक, उस गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर के जो राजवर्धन था उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ये हम विस्तार से पढ़ते हैं, समझिए ध्यान से कि पुष्यभूति वंश था वर्धन वंश, उसका संस्थापक पुष्यभूति था, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रथम जो प्रभावशाली राजा थे वो प्रभाकर वर्धन, पत्नी यशोमती थी। यहां तक मैंने करा दिया आपको, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक जो उपाधियां धारण की थी।
दोस्तों आगे बात करें तो जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो पुत्र थे। कितने? दो पुत्र। एक का नाम था राजवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। जो दोस्तों हर्षवर्धन था वो काफी चर्चित है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। तो राजश्री थी पुत्री इनकी, जिसका विवाह जो है कन्नौज के मौखरी राजा जो थे ग्रहवर्मा के साथ में हुआ था। जो ग्रहवर्मा थे, मैंने बताया था आपको कि जो मालवा के शासक थे ना देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कारागृह में डाल दिया, और कन्नौज की जो राजगद्दी थी उस पर अपन काबिज हो गया। कौन? देवगुप्त। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है। आगे बात करें तो जो राजवर्धन थे, कौन? राजवर्धन, उन्होंने देवगुप्त को मार डाला, परंतु जो देवगुप्त के मित्र थे गौड़ नरेश शशांक, उसने शशांक ने धोखा देकर के किसको? राजवर्धन को, और राजवर्धन की हत्या कर दी। दोस्तों साथियों आगे बात की जाए, जो शशांक था, जो गौड़ नरेश शशांक था, वो शशांक शिव धर्म का अनुयायी था। किसका? शिव धर्म का, अर्थात भगवान शिव का उपासक था और शिव धर्म का अनुयायी था। तो जो शशांक था, शशांक ने दोस्तों जो बोधि वृक्ष था बोध गया के अंदर, उसको कटवा दिया। आगे बात करें तो शशांक जो शिव धर्म का अनुयायी था, मैंने बता दिया आपको, और इसने क्या किया? जो बोधि वृक्ष था बोध गया में, उसको कटवा दिया था। और राजवर्धन जो था, वो राजवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि राजवर्धन की हत्या कौन करता है? शशांक कर देता है। और शशांक जो है उसको कौन मारता है? उसकी हत्या कौन करता है? राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात में जब 606 ईस्वी आती है दोस्तों, और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बात करते हैं तो जो हर्षवर्धन था, उसने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर क्या है? अधिकार प्राप्त कर लिया। और जब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अधिकार प्राप्त किया, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया। हर्षवर्धन जो है, इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करिए। इस फैक्ट को आप लिख लेना कि जो कन्नौज है, मैं अभी एक बार लिखा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हम आगे बात करेंगे तो जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने जो है शशांक को पराजित कर दिया था, और किस पर कब्जा कर लिया था? कन्नौज पर। यहां तक क्लियर है दोस्तों। आगे बात की जाए यदि, देखिए जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया, और कन्नौज पर कब्जा करने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित किया। किसको? कन्नौज को। ये वही कन्नौज है दोस्तों जहां पर इनकी बहन का विवाह हुआ था। ये देखिए दोस्तों, आगे बात की जाए आपकी, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो हैनसांग था, वो स्थल मार्ग से भारत आया था। जो हैनसांग चीनी यात्री था, हैनसांग,
वो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जिसने सीयू की ग्रंथ की रचना की थी। लिख लीजिए इसको, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही कौन आया था दोस्तों? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है दोस्तों, जिसने ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखाया था? जिसने ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम था सीयू की। सी यू की, ध्यान रखना। ये जो ह्वेनसांग है, इस ह्वेनसांग ने ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ का नाम है सीयू की। ठीक है दोस्तों, सीयू की ग्रंथ जो है लिखा था। आगे बात की जाए दोस्तों, तो जो ह्वेनसांग है, कौन है? ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग को यात्रियों का सुकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? ह्वेनसांग को यात्रियों का सुकुमार भी कहा गया है। लिख लीजिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का सुकुमार सुकुमार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है दोस्तों, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। आगे बात करें दोस्तों, जो हर्षवर्धन था वो सूर्य, बुद्ध और शिव का उपासक था। लिख लीजिए, जो हर्षवर्धन था वो सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। हर्षवर्धन सूर्य, शिव और दोस्तों बुद्ध का उपासक था। किसका? बुद्ध का उपासक था। ठीक है दोस्तों, जो हर्षवर्धन था वो सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। इस चीज को आप विशेष तरीके से ध्यान रखना और नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि जो हर्षवर्धन था उसने जो है शिव पार्वती के युक्त जो है सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? भगवान शिव और पार्वती के जो युक्त थे सिक्के जो है कॉइन्स जारी किए थे। लिख लीजिए, हर्षवर्धन ने शिव पार्वती की आकृति के, हर्षवर्धन ने शिव माता पार्वती की आकृति के या आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। जारी किए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों
यहाँ तक क्लियर कर लिया था कि कन्नौज जो था वो कन्नौज की अपनी राजधानी बनाया था किसने, हर्षवर्धन ने, जो शशांक था उसको पराजित करने के पश्चात। और जो हर्षवर्धन था उसके शासन काल में ही जो हैनसांग था स्थल मार्ग से भारत आया था, जिसने सीयू की ग्रंथ की रचना की थी। किसने? वैनसांग ने। वैनसांग को जो है यात्रियों का सुकुमार भी कहा गया है और वर्तमान शाकमुनि भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो हर्षवर्धन जो है वो सूर्य, शिव और जो भगवान बुद्ध का उपासक था और शिव पार्वती की जो है आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसलिए ये कंफर्म होती है कि भगवान शिव का जो है बहुत बड़ा ये उपासक था और जो है शिव धर्म को मानता था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसकी की थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस पॉइंट को लिख लीजिए। हर्ष ने प्रियदर्शिका, दर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, कौन सी? नागानंद, नागानंद नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है दोस्तों, ये आप साथ ही साथ नोट करते चलना या स्क्रीनशॉट लेते चलना। आगे बात करें दोस्तों तो हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत व कन्नौज के नगर संगाराम में स्थापित किया था। हर्ष ने क्या किया था? हर्षवर्धन ने कश्मीर में आक्रमण किया था, वहां से जो भगवान बुद्ध का दांत था, टीथ, उसको लाया गया और उसको कन्नौज के निकट एक स्थान है संगाराम, वहां पर जो है स्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों, और आगे देखा जाए, इंपोर्टेंट है, याद रखना आप सिंपली। और आगे बात करें तो हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था? जो नालंदा था विश्वविद्यालय था, वो महायान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लिख लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए। हर्ष के समय हर्ष के समय हर्ष के समय समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों आगे बात की जाए तो हर्षवर्धन बाणभट्ट और मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षक था। जो हर्षवर्धन था वो बाणभट्ट और मयूर शर्मन नामक जो विद्वान थे उनका संरक्षक भी था। इसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन बाणभट्ट और मयूर शर्मन बाणभट्ट और मयूर शर्मन नामक जो विद्वान थे ना, उन विद्वानों का संरक्षक था। ठीक है दोस्तों, और
ये बालवट वही है जो बालवट जी है, उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी रचना की। जो बालवट हैं ये, इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्र, कादम्बरी और हर्षचरित्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये सबको पता होगा, इसको आप याद रखना, ठीक है। और जो मयूर शर्मन थे, दोस्तों मयूर शर्मन ने सूर्य शतक, किसकी? सूर्य शतक की रचना की थी, सूर्य शतक, ठीक है दोस्तों, सूर्य शतक की जो है रचना की थी। रचना की दोस्तों, ये पुष्यभूति वंश जो है और वर्धन वंश यहाँ पर कंप्लीट होता है आपकी क्लास पूरी। और आज जो है प्राचीन भारत का संपूर्ण दी एंड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब कल हम जो है नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत, जो मध्य भारत है अपना, मेडिवल इंडिया, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें अरबों का आक्रमण वगैरह आता है और जो है दिल्ली सल्तनत आती है और मुगल वंश के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी होंगी वो सारी हम हासिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें, ठीक है दोस्तों। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, ठीक है। और ऐसे ही साथ बने रहिए, धीमे धीमे करके क्लास आगे बढ़ती जाएगी, अपना कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्जाम आएगा तो हम पेपर की खोपड़ी में छेद अवश्य कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।